नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। कई बच्चों ने मुझे इसके बारे में पूछा है। पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा परेशान सा करता है। हालांकि टॉपिक आसान है, लेकिन क्या दिक्कत है चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई ये दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1 और एक कोई दूसरा आवेश है Q2। ये समष्टि से मेरा मतलब है ये आकाश में कहीं पे रखे। ठीक है, अब इनकी स्थिति बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी? एक्स अक्ष और वाई अक्ष की या जेड अक्ष की, तीनों अक्षों की। क्योंकि समष्टि में या आकाश में अगर कोई चीज है तो उसकी स्थिति बताने का एक तरीका है जिसको अपन निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, जिसमें अपन उस वस्तु की स्थिति बताने के लिए तीन अक्ष एक्स वाई जेड तीनों का काम लेते हैं। अगर वस्तु तल में है तो हम एक्स वाई दो का भी काम में लेते हैं। हम यहाँ पर दो ही का ही काम मिलेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इस तरह से वाई अक्ष है और ये इस तरीके से एक्स अक्ष है। ठीक है, हो सकता है लाइन थोड़ी सीधे ना आए, लेकिन इसी तरीके से है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ये कहलाता है मूल बिंदु 0 0। किसी भी वस्तु की स्थिति हमेशा मूल बिंदु से नापी जाती है, किसी भी बिंदु की स्थिति हमेशा मूल बिंदु से नापी जाती है। ठीक है, अब इस मूल बिंदु से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ ना कुछ दूरी पे है, तो इसको मैं यहां से मिला देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है ना। ठीक है, इसको यहां से यहां तक मिला दिया। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो विस्थापन होता है उसको स्थिति सदिश बोलते हैं, तो ये इसका स्थिति सदिश कहलाएगा। और अपन ने चलना मूल बिंदु से शुरू किया है, दूरियां नापना कहां से शुरू कर रहे हैं? मूल बिंदु से। तो ये जो तीर है इसको ऐसे रखेंगे, मूल बिंदु से और उस बिंदु की तरफ या उस आवेश की तरफ। ठीक है, यहां से यहां तक कुछ ना कुछ होगा, ये इसको अपन बोल देते हैं अपने लिए R1 सदिश। ठीक है, एक बात इसकी भी कुछ ना कुछ है, इसको वैसे नाप देते हैं। इसका भी तीर ऐसे रखना है, मूल बिंदु से चलना शुरू किया तो इस तरीके से रखेंगे R2 सदिश। अब इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई विस्थापन है या कोई ना कोई दूरी है। अब इसको भी नापने के तरीके हैं। आप इधर से इधर आ सकते हैं, यानी Q1 से Q2 की तरफ आ सकते हैं। आप चाहें तो Q1 से Q2 की तरफ आ सकते हैं। सॉरी, ये Q2 बना देता हूं है ना मैं। और आप चाहें तो Q2 से Q1 की तरफ भी आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किधर आना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे आते हैं, मान लीजिए आप इस तरीके से चल के जाते, आप Q1 से Q2 को नापने के लिए इस तरीके से चलते हैं, तो आप ऐसे चल के आए, आपकी मर्जी थी। मैं दोबारा फिर मेरी बात को दोहराता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं आप इधर से इधर आए, आप ऐसे भी चल के जा सकते थे। ठीक है, अगर आप Q2 से Q1 की तरफ चल के जाते तो इस तरह तीर लगा लेते। ठीक है, मैं दोनों दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये इन दोनों के बीच की जो विस्थापन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसका कुछ ना कुछ मान तो होगा। अब इस मान को बताने के दो तरीके हैं। मैं किस तरीके से बताएं? देखिए, मैं Q1 से Q2 की तरफ आया हूं, मैं लिख सकता हूं, अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं भाई दोनों के बीच का जो विस्थापन है या विस्थापन सदिश है, ये कुछ अपन लिख सकते हैं R21। मैं 1 से चला और 2 पर पहुंचा तो R21। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों से, R21 से अगर हम इसको R12 लिख देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, कैसे भी लिख सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो ना। लेकिन जनरली हम किताब को फॉलो करते तो किताब के हिसाब से हमने इसको लिख दिया R21। अब इसी की तरह इसकी बात करते तो अगर इसको मैं R21 बोलता हूं, इसको अगर इस तरह चलने को, तो इस तरह जो मैं चल रहा हूं, ये जो मैं चल रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलना पड़ेगा फिर मेरे को? R12। अगर मैं इस तरह चलने को R21 बोलता तो फिर इसको मेरे को क्या बोलना पड़ता? R21। ठीक है, आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात। लेकिन आप इतना कंफर्म करेंगे, अगर आप ये ले रहे हो, इस तरह ये लिखने का तरीका काम में ले रहे हो, ये सिर्फ एक तरीका है, तो आप ये काम में लोगे। और ये तरीका ले रहे हो तो फिर इसका अपोजिट ये करोगे। दोनों एक जैसे तो नहीं रहेंगे ना। ठीक है, तो आप चाहो जो इसमें लगा सकते हो। मैं ये एक तरीका काम में ले सकता हूँ, इसका कोई नियम वियम नहीं है। आप चाहो जिस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब मेरा दोनों बताने का मतलब है कि हो सकता है कोई आदमी इधर से चल के आए या कोई आदमी इधर से चल के आए, दोनों बातें ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए कौन किस पे बल लगा रहा है। अब देखो ये दोनों आवेश, अगर ये दोनों आवेश प्लस के हैं, Q1 और Q2 दोनों प्लस के हैं, तो Q1 Q2 के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। Q1 Q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा और Q2 Q1 को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये जो बल लग रहा है Q2 पर, ये कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। ठीक है, किस पर लग रहा है? Q2 पर। कौन लगा रहा है? 1। तो इस लगने वाले बल को हम बोल देंगे F21। वो इसलिए देखो ये भी इस तरीके से इसी दिशा में है और ये भी इस दिशा में है, इसलिए दोनों को एक जैसे नाम दे दिए।
यहां ध्यान देने की बात है, किस पर लग रहा है, 2 पर तो लग रहा है, और कौन लगा रहा है, 1 के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से Q2 जो Q1 पर लगा रहा है वो ये है। इसका अगर आप मान लिखें तो क्या लिखेंगे, F 1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2, क्योंकि ये F12 इसलिए काम में ले लिया क्योंकि F12 या 12 की दिशा में पहले ये बोल चुके हैं। ठीक, बोल सकते हैं। अगर मैं इसको 1 2 बोलता तो फिर मैं इसको 1 2 बोलता, इसको अगर मैं 2 1 बोलता तो मैं इसको 2 1 बोलता। ये अपना एक बोलने का तरीका है। यहां तक की बातें मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी। अच्छा, अब लिखेंगे हम Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक, अब इस बल को हम लोगों ने क्या बोला है, ये लग रहा है बल ना, F21। फॉर्मूले के हिसाब से 1/4πε0, आप चाहो तो K लिख सकते हो। Q1 Q2 आवेश अदिश राशि है तो दोनों ऐसे अदिश रहेंगे। अब नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर क्या, तो दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों के बीच की दूरी कौन सी, ये लिखें, ये लिखें, कोई सी भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमने ये सिंबल काम में लिया है तो ये लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा R21। और स्क्वायर होता है और सदिश का स्क्वायर नहीं आता, इसलिए मोड लगाकर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसमें कोई सदिश वदिश नहीं है, ये भी अदिश है। इसको मैंने जो ऐसा लिखा है, इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। मेरी बात को दोबारा ध्यान दीजिए, ये लिखने के तरीके हैं। इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। इस बात को मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, क्योंकि मोड़ लगाकर स्क्वायर कर रहे हो। जहां आपने मोड़ लगा दिया वहां पर परिमाण बच जाता है, दिशा का कोई मतलब नहीं, वो अदिश राशि बच जाती है। तो वो सब लिखने के तरीके हैं। ठीक है, उस लाइन को मैं आपको याद रखने के लिए, थोड़ा सा ठीक लगने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, R21 का ये मोड़ ले लिया, मतलब परिमाण इसका स्क्वायर। ठीक है, अब F21 की दिशा किधर होगी, तो हम ये क्या बताना चाहते हैं कि F21 की जो दिशा है वो तो R21 के हिसाब से ये दिशा बतानी पड़ेगी। तो दिशा बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये बताना चाहते हैं कि F21 की दिशा R21 की जैसी है। ठीक है, इसी दिशा में है ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर दिशा बताने के लिए R21 का कैप लगा देंगे। कैप छोटा बच्चा है जो सिर्फ दिशा बताने का काम करे, तो यहाँ R21 क्या है, R21 कैप क्या है, एकांक सदिश है। R21 कैप एकांक सदिश है, जिसकी दिशा लिखनी पड़ेगी ये बात, R21 कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा Q1 से Q2 की ओर है। ऐसा लिख दिया, एक बात हो गई। अब देखो, और आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, मैं सभी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। आप लोगों ने सदिशों के लिए ऐसा पढ़ा होगा ना, सदिशों के लिए आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर कोई संपूर्ण सदिश है तो उसको दिखाने के लिए एक तो क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, एक तो परिमाण होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए उसका, दिशा। दिशा को दिखाने का काम करता है एकांक सदिश, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं इसकी ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप एकांक सदिश का मान निकालोगे तो वो हमेशा आता है फुल वेक्टर बटा सदिश का परिमाण, यही आता है। अब इस हिसाब से अगर यहां जो मेरे को दिया गया है R21 सदिश, R21 का एकांक सदिश R21 कैप, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R21 का फुल वेक्टर बटा R21 का परिमाण। देखो ये बात, और फिर देखिए ये बात, दोनों सेम है। यहां आप परिमाण ले रहे हो, यहां पूरा सदिश है, और इनमें बहुत फर्क होता है। सदिश, पूरा सदिश जो अगर होगा, मैं क्या फॉर एग्जांपल बात करूं, अगर कोई कहता है ए सदिश, तो ए सदिश कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए इसका कोई मान है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कोई ना कोई मान होगा। लेकिन अगर आपको कोई कहे ए परिमाण, ये मोड़ लगा दे, तो इसका मतलब फिक्स है, इसका मान क्या होगा, फिर इस हिसाब से आपको रूट का फॉर्मूला लगा के लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास सर्टेन कोई ना कोई मान आएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, आप जो भी कुछ जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो दो बहुत फर्क होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग इससे ये काट दें, ये नहीं काट सकते, इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये सिंपल सिर्फ एक मान है, ये पूरा सदिश। तो मैं R21 की जगह लिख सकता हूं, अगर ये लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा अपने पास, R21 सदिश बराबर ये 1/4πε0 को मैं K लिख रहा हूं, है ना, जगह थोड़ी सी कम है, Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण, और जो R1 कैप था, ये कैप था, इसकी जगह पर ये पूरा मान लिख रहे हैं। क्या आएगा अपने पास, R21 का कैप बटा R21 का मोड, यही था ना, ये मान जो दिख रहा है आपको, ये मैंने ऐसे यहाँ से यहाँ लिख दिया। ये दोनों गुणा हो जाएंगे, और ये स्क्वायर पहले से था ना, ये गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब, और ऊपर क्या बच जाएगा R21 का कैप। तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा आपके पास
F21 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 का ये अपने पास हो गया था क्यूब और R21 का फुल वेक्टर। ये भी हमने सदिश रूप ही लिखा है ना। और देखिए आगे इसको और कैसे लिख सकते हैं। अब ये R21 जो है ये अपने पास Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। अब कोई न्यूमेरिकल आपके पास ऐसे हो सकते हैं जिसमें Q1 और Q2 के बीच की दूरी ना दी जाए, ये जो विस्थापन सदिश है ये ना दिया जाए, सिर्फ आपको क्या दिया जाए, Q1 का स्थिति सदिश जो कि R1 है और Q2 का स्थिति सदिश जो कि R2 है, सिर्फ आपको ये दोनों दिया जाए, बाकी की चीजें आपको ना दी जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, इस तरह का त्रिभुज, मैं इस त्रिभुज को दोबारा वहां बढ़ा देता हूं। इस तरह का त्रिभुज आपको एक उसमें दिख रहा है डायग्राम में, ऐसा ऐसा, और ये इन दोनों को मिलाने वाली सदिश, ठीक है, जिसको अपन एक बार ऐसा भी ले सकते हैं और हमने इसी को इस तरीके से ले रखा है। ये R1 सदिश है, ये R2 सदिश है, ये फिर R1 सदिश थी, ये वही R2 सदिश थी, और अगर जब मैं ये बात करता था तो मैं इसको बोलता था R21 सदिश, और इसका मैंने नाम दिया था R12 सदिश, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन त्रिभुजों में आप छोटी छोटी बातें, अगर आप इस त्रिभुज के लिए जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है सदिशों का त्रिभुज योग नियम वो लगाएं, तो देखो नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश समान दिशा में हो, यानी एक सदिश के सर पे दूसरे की पूंछ हो, तो विपरीत क्रम में जो बंद करने वाली सदिश होती है वो दोनों के योग को दिखाती है। तो अगर वो चीज मैं यहां लगाऊं तो मैं देखूंगा R1 किस दिनों पर R21 है, यानी R1 प्लस R21, और इन दोनों के योग को विपरीत क्रम में बंद करने वाली कौन सी है, R2 सदिश, ये दिखाएगी। और यहां से अगर R21 का मान निकाले तो R1 इधर आ जाएगी, तो जो मेरे पास R21 सदिश है इसका मान होगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ठीक है। एक बात, यही बात यहां देखी, अब ये ऐसे था और इसके ऊपर ये सदिश चल रही है और विपरीत क्रम में बंद करने वाली ये हो गई। यहां लिखेंगे तो हम लिखेंगे R2 सदिश प्लस R1 सदिश के बराबर होगा R1, और यहां से अगर R12 का मान हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा R1 माइनस R2। तो R21 का मान जो हमारे पास आया है इसको हम यहां लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहां लिख देंगे तो अपने पास जो F21 हम लोगों ने लिखा है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा, ये देखो R21 जो है इसकी हम क्या लिखेंगे अब, R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R2 ऐसे कैसे, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये भी सदिश रूप ही है। बेसिकली ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा, ठीक है। अब मैं सभी को लिख सकता हूं इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम F12 था, आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही Q1 Q2, नीचे लिख देंगे मोड R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, और यहाँ R12 कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर है, ठीक है। अब इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, इसी को आपने जो दूसरा समीकरण इसमें दे रखा है उसके हिसाब से लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्या जाएगा, क्यूब। ध्यान देने की बात, अगर कैप है तो स्क्वायर, और जब क्यूब आएगा तो क्या आ जाता है, फुल वेक्टर, उसी तरीके से फुल वेक्टर। इसी चीज को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R12 को क्या लिखोगे, मोड R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ये आपने यहां निकाल रखा है, और यहां R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ठीक है। ये सॉरी 3 तो पहले अपन दे चुके हैं, ये ऐसे हमने दूसरे आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के लिए भी सदिश निरूपण कर दिया। यह है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छोटी मोटी बातें आप इसमें देख सकते हो, जैसे यहीं से देखिए आप लोग, आपकी हेल्प हो जाएगी। आप देखोगे ये और ये जो है
इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, आवेश यहाँ भी। अगर आप नापने बैठते हो, अगर आप फिजिकली ये काम करके देखते हो, R21 और R12 दोनों बराबर है, अलग थोड़ी है। R12 और R21 है तो बराबर, सिर्फ नाम अलग अलग क्योंकि दिशाएं अलग अलग है, परिमाण तो बराबर ही है ना दोनों का। तो ये बात सब सेम हो गई। तो मतलब जितना बल है F12 है, उतना ही बल क्या है F21। तो पहली बात तो हम लिख सकते हैं F21 किसके बराबर है F12 के। लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे दोनों आवेशों पर अगर एक इधर लग रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट लग रहा है, यानी परिमाण बराबर है। तो पहले बात तो ये कर दीजिए, परिमाण बराबर है। अब ठीक बात है, परिमाण बराबर है। दूसरी बात, एक दूसरे क्या है विपरीत है, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए दो सदिश अगर परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत हो तो माइनस लगा के दिखाते हैं। इसका मतलब जो दोनों बल हैं, यानी एक आवेश दूसरे आवेश पे जो बल लगाता है या कूलाम बल है, जितना एक आवेश दूसरे पे लगाता है दूसरा भी उस पे उतना ही बल लगाता है, लेकिन दिशाएं क्या होती है एक दूसरे की विपरीत। अगर जैसे जैसे देखिए दोनों प्लस के हैं, तो अगर ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित। तो इसके द्वारा लगाए बल की दिशा ये, और इसके द्वारा लगाए गए बल की दिशा ये। एक प्लस और एक माइनस है तब भी ये काम होगा, ये प्लस जो माइनस को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे। तो ये जो माइनस है आपका, ये जो माइनस है, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो बल की दिशा भी क्या आ रही है विपरीत। तो हर बार बल की दिशा क्या होगी विपरीत होगी, परिमाण में समान दिशा में विपरीत। ऐसा आपने कहाँ देखा है, ये आपको अगर याद हो तो आपने जो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है उसमें भी ये बात आई है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एक वस्तु किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।